मेरे बच्चों, आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 45 को डिस्कस करेंगे। बेटा, ये आपके इतिहास के चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय से ली गई है और इस वर्कशीट में हम नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध और उसमें हुई जर्मनी की हार के बारे में पढ़ा था, वर्साई की संधि के बारे में पढ़ा था, उसकी अपमानजनक शर्तें जो जर्मनी पे थोप दी गई थी उसके बारे में पढ़ा था और इन सब शर्तों की वजह से और जो जुर्माना जर्मनी पे लगा था वो और युद्ध में हुई क्षति, इन सब की वजह से जर्मनी की जो हालत थी वो बहुत बुरी हो गई थी। जर्मनी के लोगों का धीरे धीरे लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था, क्योंकि वाइमर गणराज्य की जब स्थापना हुई थी उसके बाद उन्होंने उस वर्साई की संधि को साइन किया था, जिसे लोगों को लगता था कि इस सभी अपमानजनक संधि और इस सभी नुकसान का जो जिम्मेदार कौन है, वाइमर गणराज्य है। लोकतंत्र की स्थापना के बाद ही ये सब हुआ, तो लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। वो चाहते थे कि कुछ भी करके इस स्थिति से हमें निकाला जाए, हमें जो ये जर्मनी को सब सहना पड़ रहा था, वो चाहते थे कि कोई तो हो जो इस स्थिति से हमें निकाल सके। ऐसे में हिटलर जो है उसका उदय होता है। हिटलर जो है यहाँ जर्मनी में अपनी जगह बनाता है और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतता है और फिर जो लोकतंत्र है उसको ख़त्म करके पूरे राज्य पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसी के बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हिटलर का उदय। हिटलर जो था बच्चों, वो जर्मन सेना में एक सिपाही था और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जब हार हुई थी और वर्साई की संधि जो हुई थी उससे हिटलर बहुत दुखी था और आग बबूला था, वो गुस्से से भरा हुआ था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। जर्मन वर्कर्स पार्टी का वो मेंबर बना। उसके बाद उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया इसको। इसे को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। अब जर्मनी की हालत जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बुरी हो गई थी। अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बदहाल हो गई थी, राजनीतिक खालीपन था, लोकतंत्र के खिलाफ हो गए थे लोग और समाज में जो संकट थे वो, इन सब ने जो है हिटलर को मौका दिया अपना रास्ता बनाने के लिए, सत्ता में अपने कदम जमाने के लिए। महामंदी के दौरान नास्तिवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे जो थे वो सब बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे और जो मध्य वर्ग था वो लाचारी और भुखमरी का उनको डर सता रहा था। देखो बच्चों, 1929 में क्या हुआ, बैंक दिवालिया हो गई, काम धंधे लोगों के बंद हो गए, तो मजदूर जो थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, मध्य वर्ग जो था उसमें लाचारी आ गई, भुखमरी का डर आ गया था, क्योंकि काम तो था नहीं उनके पास, कहाँ से वो पैसा लाएंगे, कहाँ से खाना लाएंगे। तो नाज़ी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। हिटलर जो था वो बहुत ही अच्छा एक वक्ता था। वो अपने प्रचार में उसको जो बोलने की जो नॉलेज थी, जो वो वक्ता था, बहुत ही अच्छा। जब वो भाषण देता था तो ऐसे मोह लेता था सभी लोगों को, कि सभी लोगों को ऐसा विश्वास हो जाता था कि सिर्फ यही एक व्यक्ति है जो हमें इस संकट से बचा सकता है। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले। अब उसको 2.6% वोट मिले जब 1929 में संसद के लिए चुनाव हुए। तो शुरुआत में इतनी फेमस नहीं हुई थी ये पार्टी, इतना लोगों में विश्वास नहीं आया था, लेकिन जब 1932 तक आते आते इसको 37% वोटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी ये बन चुकी थी। तो देखो 1929 में कितने मिले थे, सिर्फ 2.6%, लेकिन 32 तक आते आते 37% के साथ ये बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी, लोगों में ये बहुत लोकप्रिय हो गई थी। अब नाज़ी प्रचार की कला के बारे में पढ़ते हैं। नाज़ी हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, बहुत ही अच्छा स्पीकर था, वो बहुत अच्छे से अपनी स्पीच देता था। वो ये कला जानता था कि किस तरह से लोगों को
अपनी साइड करना है, लोगों को क्या बातें बोलनी है कि लोग जो हैं उससे प्रभावित हो जाएं। और अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। अब वो जानता था कि जर्मनी की हालत क्या है। ऐसे में वो अपने जो भाषण होते थे उसमें क्या कहता था कि वो एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा और जो वर्साई की संधि में जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसका बदला लेगा, प्रतिशोध लेगा। जर्मन की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, जो अपमानजनक संधि हुई थी और जर्मन ने जो है अपना सम्मान जो था खो दिया था, उसको वापस दिलाने का वादा वो करता था। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। तो ऐसी बातें वो करता था कि सभी लोगों में एक विश्वास पैदा हो गया था कि सिर्फ ये व्यक्ति है जो हमारा भला कर सकता है, हमें इस दुविधा से बचा सकता है। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर प्रदर्शन की अहमियत समझता था। अब हिटलर क्या करता था, आडंबर, उसको दिखावा ज़्यादा करता था, प्रदर्शन करता था, जिससे कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ हो जाए। लोगों के समर्थन दर्शाने पर और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। अब जो लोगों का समर्थन लेने के लिए और उनमें एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, जनसभाएं करते थे और भाषण देते थे, जिससे जो लोग हैं उनकी तरफ आकर्षित होते थे। उन्होंने अपने प्रदर्शन में स्वास्तिक छपे लाल झंडे का, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट को शामिल किया, जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और इस तरह से नाज़ियों का जो धुआंधार प्रचार था उसके ज़रिए हिटलर जो है उसको एक मसीहा, एक रक्षक और एक अवतारी रूप में देखा गया कि हिटलर जो है वो हमारे लिए मसीहा है, ये रक्षक है हमारा, यही हमें बचाएगा इन सभी स्थितियों से। यह जो छवि उसकी थी वो समाज को अच्छी लगती थी। उसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास जो था चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब जो ये छवि थी हिटलर की वो लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। सब जो है हिटलर को ही पसंद करने लगे थे। अब धीरे धीरे जब हिटलर इतना लोकप्रिय हो गया लोगों में, वो तो चाहता ही ये था कि हम जो लोग पसंद करें और मैं जो हूँ यहाँ पर राज करूँ मैं। इस तरह से उसने बहुत बदलाव कर दिया जब लोगों में वो प्रसिद्ध हो गया और लोगों को पसंद आने लगा। उसके बाद क्या हुआ, लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पद भार संभालने का न्योता दिया। अब जब राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने देखा कि हिटलर जो है लोगों में इतना फेमस हो गया, इतनी जल्दी लोगों ने उसको अपना लिया है, तो उन्होंने हिटलर को न्योता दिया कि वो सबसे शक्तिशाली जो पद था उस समय का चांसलर के, उसको संभाले, कि वो चांसलर बन जाए देश के। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी और जो नाज़ी पार्टी थी तब तक जो रूढ़िवादी लोग थे उनको भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। उन्होंने उनको भी कन्विंस कर लिया था कि हाँ, हम जो है बहुत ही अच्छा करने वाले हैं जर्मनी के लिए। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने जो लोकतांत्रिक शासन था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसके संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया और 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। अब 1933 में 28 फरवरी 1933 में हिटलर ने क्या किया, अग्नि अध्यादेश को जारी किया। उसमें क्या कहा गया कि लोग जो हैं उसको अभिव्यक्ति करने की, प्रेस को कुछ भी कहने की, सभा आयोजित करने की, लोगों को ये सारे जो नागरिकों के आधार थे वो उनसे छीन लिए गए कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। प्रेस जो है उसको सरकार के अगेंस्ट कुछ कहने की अनुमति नहीं थी और ये जो अधिकार थे वो अनिश्चित काल तक के लिए ख़त्म कर दिए गए थे, निलंबित कर दिए गए थे। उसके बाद 3 मार्च 1933 को जो विशेषाधिकार अधिनियम था, उसे इनेबलिंग एक्ट भी कहते हैं, इसके जरिए जो हिटलर था उसने संसद को हाशिए पर धकेलने
और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। हिटलर ने क्या किया, उस समय पे जो संसद थी उसके जो अधिकार थे उन सबको एक तरह से निलंबित कर दिया, खत्म कर दिया, और जो शासन की बागडोर थी वो सारी अपने हाथों में ले ली, कि उसको निरंकुश अधिकार ले लिया उसने शासन चलाने के लिए। तो देखो बच्चों, धीरे धीरे तो हिटलर ने लोगों के दिल में जगह बनाई और फिर उसने धीरे धीरे देश पर ही कब्जा करना शुरू कर दिया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, जो भी ट्रेड यूनियन थी, उन सब पर पाबंदी लगा दी गई, रोक लगा दी गई। हिटलर ने सिर्फ नाज़ी पार्टी के अलावा और जो भी पार्टियां थी उन सबको रोक लगा दी गई कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां यूनियन नहीं रहेंगी। अब अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका सब पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था, यानी हर चीज़ पर हिटलर ने अपना कब्जा जमा लिया था। तो धीरे धीरे सेना में हिटलर ने क्या किया, सेना में भर्ती से लेकर किस तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाने से लेकर लोकतंत्र की समाप्ति और राजतंत्र को उसने यहाँ पर स्थापित कर दिया था। खुद का शासन वो चलाने लगा था। अब बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे? इसका आंसर है बच्चों, हिटलर के उदय के कारण निम्नलिखित थे। पहला, वर्साई की अपमानजनक संधि के कारण लोगों के दिलों में आक्रोश था और देश में जो भी संकट थे उनसे निकलने के लिए सबको बस एक ही रास्ता, आशा की किरण दिखी, जो थे हिटलर। सेकंड पॉइंट है बच्चों, हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, अच्छा वक्ता होना, उसके प्रचार की कला हिटलर के उदय में बहुत सहायक रही। थर्ड पॉइंट, जर्मनी के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था, इसलिए उन्होंने आसानी से हिटलर पर विश्वास कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? इसका आंसर है, जर्मन लोगों से हिटलर ने निम्नलिखित वायदे किए। फर्स्ट, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध। सेकंड, जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। थर्ड, जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाना। फोर्थ, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। फिफ्थ, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने निम्नलिखित कदम उठाए। फर्स्ट, बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं की। सेकंड, आर्थिक तथा सामाजिक संकटों से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने का आश्वासन दिलाया। थर्ड, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया। फोर्थ, सत्ता में आने के बाद लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फिफ्थ, अग्नि अध्यादेश के द्वारा अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई। सिक्स्थ, विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए हिटलर ने निरंकुश शासन स्थापित किया। सेवेंथ, अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर हर बच्चे का अलग अलग भी हो सकता है, वैसे मैंने आपको यहाँ पर अपना एग्जाम्पल दिया है। हाँ, हम मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम हमारे पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री का कोई विज्ञापन करते देखते हैं तो हम उनसे प्रभावित होकर वो वस्तु खरीदते हैं जिसका वो विज्ञापन कर रहे हैं। ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जिन्हें हम पहले महत्व नहीं देते, लेकिन मीडिया द्वारा उसका प्रसारण होने पर हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे योग से आज के समय में बहुत लोग प्रभावित हैं, यह केवल मीडिया के प्रभाव के कारण हुआ है। अब यहाँ पर हमें कोविड के संदर्भ में एक संदेश दिया गया है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बच्चों, हमें कोरोना से बचने के लिए, इस कोविड को हराने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है। हमें आपस में 2 गज और 6 फीट की दूरी बनाए रखना है। चाहे हम कहीं बाहर जा रहे हैं या हमारे घर में कोई आ रहा है, तो आपस में हमें
ये दूरी बनाए रखना है, तभी हम कोरोना से बच सकेंगे। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।